पेज नंबर 322, बुक 5। नहीं, उनके बीच कभी मारपीट या बेइज्जती के लिए केस होने की संभावना होगी। इसके लिए कि बराबर के लोगों की से अपना बचाव करें, हम इज्जतदार और सही बने रहेंगे और हम उस व्यक्ति की सुरक्षा को जरूरी बना देंगे। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है। हाँ, और कानून में एक और अच्छाई भी है, यानी अगर किसी आदमी का किसी दूसरे से झगड़ा हो तो वह अपनी नाराजगी वहीं शांत कर ले और ज़्यादा खतरनाक हद तक न जाए। निश्चित रूप से बड़े और छोटे पर राज करने और उसे सजा देने का काम सौंपा जाएगा। स्पष्ट रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि छोटा आदमी किसी बड़े आदमी पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कोई और हिंसा नहीं करेगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट उसे हुक्म न दे, और न ही वह किसी भी तरह से उसे नीचा दिखाएगा, क्योंकि उसे रोकने के लिए दो रखवाले हैं, शर्म और डर, जो उसे धक्के रोकने में बहुत ताकतवर हैं। शर्म जो लोगों को उनके लोगों पर हाथ डालने से रोकती है और जो उनके माता पिता के रिश्ते में है। डर की घायल आदमी की मदद उसके दूसरे भाई बेटे पिता करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, यह सच है। तो क्या हर तरह के कानून नागरिकों को एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखने में मदद करेंगे? हाँ, शांति की कोई कमी नहीं होगी। और क्योंकि रखवाले आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, इसलिए बाकी शहर के खिलाफ या किसी एक के खिलाफ बट जाने का कोई खतरा नहीं होगा। एक और कोई भी नहीं। तो मैं और छोटी मोटी बुराइयों का जिक्र भी नहीं करना चाहता जिनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वे ध्यान देने लायक नहीं हैं। जैसे अमीरों की गरीबों द्वारा चापलूसी, और वे सभी दर्द और तकलीफें जो पुरुषों को परिवार पालने में और अपने घर के लिए जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे जुटाने में उधार लेने या फिर मना करने जैसे भी हो सके पैसे जुटाने और पैसों को औरतों और गुलामों के हाथों में रख रखने के लिए देने में होती हैं। इस तरह लोगों को कई तरह की बुराइयां झेलनी पड़ती हैं जो काफ़ी बुरी और साफ हैं और उनके बारे में बात करने लायक नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, उसे समझने के लिए मनुष्य की आँख की ज़रूरत नहीं है और इन सभी बुराइयों से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा और उनका जीवन ओलंपिक विजेताओं के जीवन जैसा धन्य होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा धन्य होगा। ऐसा कैसे? मैंने कहा, ओलंपिक जीतने वाला सिर्फ उस आशीर्वाद का एक हिस्सा पाकर खुश माना जाता है जो हमारे नागरिकों को मिलता है। उन्हें ज़्यादातर शानदार जीत हासिल की है और जनता के खर्च पर ज़्यादा पूरा गुजारा किया है, क्योंकि जो जीत उन्होंने हासिल की है वह पूरे देश की मुक्ति है। और तो और तो और तो जो ताज उन्हें और उनके बच्चों को पहनाया गया वह जिंदगी की सभी जरूरतों को पूरा करता है। उन्हें जीते जी अपने देश के हाथों में इनाम मिलते हैं और वे मरने के बाद उन्हें इज्जत से दफनाया जाता है। उन्होंने कहा, हाँ, और ये शानदार इनाम है। मैंने कहा, क्या आपको याद है पिछली बातचीत के दौरान किसी ने, जिसका नाम नहीं लिया गया जाएगा, हम पर आरोप लगाया गया है कि हम अपने गार्जियन को दुखी कर रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं था और उनके पास सब कुछ हो सकता था। जिस पर हमने जवाब दिया कि अगर मौका मिला तो हम शायद शायद बाद में इस सवाल पर सोच सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी सलाह दी गई है, हम अपने गार्जियन को सच्चे में गार्जियन बनाएंगे और हम राज्य को किसी खास क्लास की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे ज़्यादा खुशी के लिए बना रहे हैं। हाँ, मुझे याद है। और अब आप क्या कहते हैं? क्या हमारे रक्षकों की ज़िंदगी ओलंपिक विजेताओं की ज़िंदगी से कहीं बेहतर और महान बताई जाती है? तो क्या मोची या किसी दूसरे कारीगर या किसानों की ज़िंदगी की तुलना इससे की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। साथ ही मुझे वहाँ मुझे वहाँ मुझे यहाँ वही बात दोहरानी चाहिए जो मैंने कहीं और कही है कि अगर हमारा कोई भी गार्जियन इस तरह खुश रहने की कोशिश करेगा कि वह गार्जियन नहीं रहेगा और इसे सुरक्षित और अच्छी ज़िंदगी में से खुश नहीं रहेगा, जो कि हमारा फैसला सभी ज़िंदगी में सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई जवानी में खुशी के किसी घमंड में आकर पूरी हालत अपने लिए लेना चाहे, तो उसे यह सीखना होगा कि हेसियड ने कितने समझदारी से कहा था, आधा पूरे से ज़्यादा है। अगर वह मुझसे सलाह ले तो मैं उससे कहूँगा कि जब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी का ऑफर मिला है तो तुम जहाँ हो वहीं रहो।
तो मैंने कहा, आप सहमत हैं कि पुरुषों और महिलाओं का जीवन एक जैसा होना चाहिए? जैसा हमने बताया है, एक जैसी शिक्षा, एक जैसे बच्चे और उन्हें शहर में रहने वाले, युद्ध में जाने वाले नागरिकों पर एक साथ नज़र रखनी रखनी है। उन्हें एक साथ पहरा देना है और कुत्तों कुत्तों की तरह एक साथ शिकार करना है, और हमेशा और सभी चीज़ों में जहाँ तक वे कर सकती हैं महिलाओं को पुरुषों के साथ हिस्सा लेना है, और ऐसा करके वे वही करेंगे जो सबसे अच्छा है, और स्त्री पुरुषों के बीच के स्वाभाविक रिश्तों को नहीं तोड़ती बल्कि उसे बनाए रखेंगी। उन्होंने जवाब दिया, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा, अब यह जांच होनी बाकी है कि क्या ऐसा समुदाय मुमकिन है जो जैसे दूसरे जानवरों में वैसे ही इंसानों में भी, और अगर मुमकिन है तो किस तरह से? आपने उस सवाल का अंदाज़ा लगा लिया है जो मैं पूछने वाला था। मैंने कहा, क्या देखने में कोई मुश्किल नहीं है कि वे युद्ध कैसे चलाएंगे? कैसे? हाँ वे जरूर हाँ वे जरूर साथ में एक्सपीडिशन पर जाएंगे, और अपने साथ अपने बच्चों में से किसी को भी ले जाएंगे जो इतने मजबूत होंगे कि कारीगर के बच्चे की तरह वे बड़े होने पर जो काम करना होगा उसे देख सकें, और देखने के अलावा उन लड़ाई में मदद करनी होगी और काम आसान करना होगा और अपने माँ बाप की सेवा करनी होगी। क्या आपने कभी कला से यह नहीं देखा कि कुम्हार के लड़के चाक को छूने से बहुत पहले कैसे देखते हैं और मदद करते हैं? हाँ मेरे पास है। और क्या कुम्हार अपने बच्चों को पढ़ाने और अपने काम देखने और करने का मौका देने देने में हमारे गार्जियन से सबसे ज़्यादा सावधान रहेंगे? उन्होंने कहा, यह आइडिया अजीब है। इसका असर माता पिता पर भी पड़ता है, जिनके लिए दूसरे जानवरों की तरह उनकी मौजूदगी बहादुरी के लिए सबसे बढ़ावा होगी। यह बिल्कुल सच है सुकरात। और फिर भी अगर वे हार गए तो अक्सर युद्ध में हो सकता है तो इतना बड़ा खतरा है, बच्चे भी खो जाएंगे और उनके माता पिता भी, और राज्य कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, हाँ सही है, लेकिन क्या आप उन्हें कोई रिस्क लेने की इजाज़त नहीं देंगे? मैं ऐसा कहने से कोसों दूर हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें कभी रिस्क लेना पड़े तो क्या उन्हें किसी ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए? अगर वे मुसीबत से बच जाएं तो वे बेहतर होंगे। स्पष्ट रूप से भविष्य के सैनिक अपनी जवानी के दिनों में युद्ध देखते हैं या नहीं, यह बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए कुछ रिस्क तो उठाया ही जा सकता है। हाँ बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला कदम होना चाहिए, अपने बच्चों को युद्ध का दर्शक बनाना। लेकिन हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि वे खतरे से सुरक्षित रहें। जब तब सब ठीक हो जाएगा। सत्य है, उनके माता पिता से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे युद्ध के खतरों को नज़रअंदाज न करें, बल्कि यह जाने कि जहाँ तक इंसान की दूर की सोच हो सकती है, कौन से अभियान सुरक्षित हैं और कौन से खतरनाक हैं, ऐसा माना जा सकता है, और वे उन्हें सुरक्षित यात्राओं पर ले जाएंगे और खतरनाक यात्राओं से सावधान रहेंगे। सत्य है, और वे उन्हें अनुभवी सैनिकों की कमान में रखेंगे जो उनके लीडर्स और टीचर होंगे बहुत सही ढंग से। फिर भी युद्ध के खतरों का हमेशा पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उनके बारे में काफ़ी चांस है। सत्य है, तो ऐसे हालात में बच्चों को तुरंत पंख दे देने चाहिए ताकि ज़रूरत के समय वे उड़कर भाग सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मेरा मतलब है कि हमें उन्हें बचपन में ही घोड़ों पर बिठाना चाहिए, और जब वे घुड़सवारी सीख जाएं तो उन्हें घोड़े पर बिठाकर युद्ध दिखाना चाहिए। घोड़े जोशीले और लड़ाकू नहीं होने चाहिए, बल्कि सबसे ज़्यादा मजबूत और फिर सबसे तेज होने चाहिए। इस तरह उन्हें हर तरह उन्हें यह अच्छी तरह से देखने को मिलेगा कि उनकी आगे उनका क्या काम है, और अगर कोई खतरा हो तो उन्हें बस अपने बड़े नेताओं के पीछे चलना होगा और भाग जाना होगा। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आप सही हैं। अब युद्ध की बात करें तो आपके सैनिकों का एक दूसरे और अपने दुश्मनों से क्या रिश्ता होना चाहिए? मेरा सुझाव है कि जो सैनिक अपनी रैंक छोड़ दे या अपने हथियार फेंक दे या किसी और कायरतापूर्ण काम या दोषी हो, उसे किसान या कारीगर के रैंक में गिरा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर। और जो खुद को कैदी बनने देता है वह अपने दुश्मनों के लिए तोहफा बन सकता है। वह उनका कानूनी शिकार है और वे उसके साथ जो चाहे करें, निश्चित रूप से। लेकिन जिस हीरो ने अपनी अलग पहचान बनाई है उसके साथ क्या किया जाएगा? सबसे पहले उसने सेना में अपने जवान साथियों को सम्मान मिलेगा। उनमें से हर एक उसे ताज पहनाएगा। आप क्या कहते हैं? मैं मंजूर करता हूँ। और तुम उसके साथ रहने के लिए दाहिने हाथ को पाने के बारे में क्या कहते हो? मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन
लेकिन आप शायद ही मेरे अगले प्रस्ताव से सहमत होंगे। आपका प्रस्ताव क्या है कि वह उन्हें चूमे और वे उसे चूमे? बिल्कुल। हैं? वह उन्हें चूमे और वे उन्हें चूमे? बिल्कुल। मैं तो और आगे जाकर यह भी कहना चाहूँगा, जब तक यह अभिमान चलता रहे, कोई भी जिसे वह किस करना चाहे उसे किस करने से मना न करे, ताकि अगर सेना में कोई प्रेमी हो, चाहे उसका प्यार जवान हो या कुंवारी, वह बहादुरी का इनाम जीतने के लिए ज़्यादा उत्सुक उत्सुक हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यह तो पहले ही तय हो चुका है कि बहादुर आदमी को दूसरों से ज़्यादा पत्नियां रखनी चाहिए और उसे ऐसा मामलों में दूसरों से ज़्यादा पहली पसंद मिलनी चाहिए, ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकें। मान गया। फिर होमर के अनुसार बहादुर जवानों को एक और तरीके से भी सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह बताता है कि किसे एजेक्स को लड़ाई में खुद को अलग दिखने के बाद लंबी और चिन्ह के नाम से दिया गया है, जो अपनी उम्र के सुनहरे दौर में एक हीरो के लिए सही तारीफ लगती है। यह न केवल सम्मान की बात है, बल्कि बहुत मजबूती देने वाली भी चीज़ है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल सच है। तो इसमें तो इसमें तो इसमें मैंने कहा होमर हमारा टीचर होगा, और हम भी बलिदान और ऐसे मौक़ों पर बहादुर लोगों को उनकी बहादुरी के हिसाब से, चाहे वे पुरुष हों या महिला, भजन गाकर और उनके साथ दूसरी खासियतों से सम्मानित किया जाएगा, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। साथ ही स्टेट ऑफ प्रीफरेंस और मीट और भरे हुए प्याले भी दिए जाएंगे, और उनका सम्मान करते हुए हम उसी समय उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे। उन्होंने जवाब दिया यह बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने कहा, और जब कोई आदमी युद्ध में शानदार तरीके से मरता है, तो क्या हम सबसे पहले यह नहीं कहेंगे कि वह गोल्डन रेस का है? सुनिश्चित होना नहीं। क्या हमारे पास हेसियड का यह अधिकार नहीं है कि वे मर जाएं? वे धरती पर पवित्र फरिश्ते हैं, अच्छाई के रचयिता, बुराई को टालने वाले, बोलने में माहिर लोगों के रखवाले हैं। हाँ, और हम उसकी अथॉरिटी को मानते हैं। हमें भगवान से सीखना होगा कि हमें दिव्य और वीर लोगों को कैसे दफनाना है और उनकी खास पहचान क्या होगी। हमें वही करना होगा जो वे कहें, हर तरह से। और आने वाले ज़माने में हम उनका आदर करेंगे और उनकी कब्र के सामने वैसे ही घुटने टेकेंगे जैसे हीरो की कब्र पर रख करते हैं। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि जो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, चाहे वे उम्र उम्र की वजह से मरे हों या किसी और वजह से, उन्हें भी वही सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही है। आगे हमारे सैनिक अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इस बारे में क्या आपका मतलब किस संदर्भ में है? सबसे पहले गुलामी के बारे में। क्या आपको यह सही लगता है कि हेलेनिक लोगों को हेलेनिक राज्यों को गुलाम बनाना चाहिए, या अगर वे मदद कर सकते हैं तो लोग दूसरों को उन्हें गुलाम बनाने देना चाहिए? क्या उनका रिवाज उन्हें छोड़ देना नहीं होना चाहिए, यह देखते हुए कि इस बात का खतरा है कि पूरी नस्ल एक दिन बर्बर लोगों के गुलाम बन सकती है? उन्हें छोड़ देना बहुत बेहतर है। फिर किसी भी हेलेनिक के गुलाम की तरह उनका मालिक नहीं बनाया जाएगा। यह एक नियम है जिसका वे पालन करेंगे और दूसरे हेलेनिक लोग भी पालने की सलाह देंगे। उन्होंने कहा उन्होंने कहा जरूर। इस तरह वे बर्बर लोगों के खिलाफ एक हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर रहेंगे। अब मारे गए लोगों की बात करें तो मैंने कहा कि क्या जीतने वालों को अपने कवच के अलावा कुछ और ले जाना चाहिए? क्या दुश्मन को लूटने का तरीका लड़ाई का सामना न करने का बहाना नहीं देता? गैर लोग मरे हुए लोगों के पास आसपास छिपते हैं, यह दिखावा करते हुए कि वे अपना फर्ज निभा रहे हैं, और लूटपाट के इस शौक में अब तक कई सेनाएं हार चुके हैं। बिल्कुल सच। और क्या लाश को लूटना बदतमीजी और लालच नहीं है? और क्या असली दुश्मन के भाग जाने और सिर्फ अपने लड़ने का सामान पीछे छोड़ने के बाद लाश को दुश्मन बनाना भी एक हद तक नीचता और औरतों जैसा बर्ताव नहीं है? क्या यह एक उस कुत्ते जैसा नहीं है जो अपने हमलावर तक नहीं पहुंच पाता और उन पत्थरों से लड़ता है जो उसे लगते हैं? उन्होंने कहा यह बिल्कुल कुत्ते जैसा है। तो फिर हमें मरे हुए लोगों को खराब करने या उन्हें दफनाने में रुकावट डालने से बचना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया हाँ, हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम दूसरे हेलेनिक लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, तो हम देवताओं के मंदिरों में हथियार नहीं चढ़ाएंगे, खासकर हेलेनिक लोगों के मंदिरों में। और सच में हमें डर है कि रिश्तेदारों से लूट का सामान चढ़ाना, जब तक कि खुद भगवान ने हुक्म न दिया हो, गलत हो सकता है। बिल्कुल सच। फिर हेलेनिक इलाके के तबाहिया घरों को जलाने के मामले में क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? उन्होंने कहा क्या मुझे आपकी राय सुनने का मौका मिल सकता है?
मेरे हिसाब से दोनों पर रोक होनी चाहिए। मैं तो सालाना पैदावार ही लूँगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या मैं आपको बताऊँगा क्यों? क्या मैं आपको बताऊँ क्यों? प्रार्थना करें। देखिए, कलह और युद्ध नामों में फ़र्क है और मुझे लगता है कि उनके स्वभाव में भी फ़र्क है। एक अंदरूनी और घरेलू चीज़ों को दिखाता है, दूसरा बाह्य और विदेशी चीज़ों को, और दोनों में से पहले को कलह कहा जाता है और दूसरे को सिर्फ युद्ध। उन्होंने जवाब दिया, यह बहुत सही अंतर है। और क्या मैं यह भी उतने ही सही तरीके से नहीं कह सकता कि हेलेनिक जाति खून और दोस्ती के रिश्तों से एक साथ जुड़ी हुई है और बर्बर लोगों के लिए यह एक अजनबी और अजीब है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। और इसलिए जब हेलेनिक लोग बर्बर लोगों से लड़ते हैं और बर्बर लोग हेलेनिक लोगों से लड़ते हैं, जब वे लड़ते हैं तो हम उन्हें जंग में रहने वाला और दुश्मन स्वभाव से दुश्मन कहेंगे। इस तरह की दुश्मनी को जंग कहा जाना चाहिए। लेकिन जब हेलेंस एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम कहेंगे कि हेलास में गड़बड़ी और झगड़े की हालत है, क्योंकि वे स्वभाव से दोस्त हैं और ऐसी दुश्मनी को झगड़ा कहा जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। मैंने कहा, तो सोचो, जब वो झगड़ा होता है जिसे हमने माना है और एक शहर बट जाता है, अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे की ज़मीनें तबाह कर दें और घर जला दे तो झगड़ा कितना बुरा लगता है। जैसे देश का कोई सच्चा प्यार करने वाला अपनी नर्स और अपने माँ को टुकड़े टुकड़े करने की हिम्मत नहीं करेगा। जीतने वाले के पास जीते हुए लोगों को उनकी फसल से दूर रखने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके दिल में शांति का विचार होगा और वे हमेशा लड़ते रहने का इरादा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हाँ, यह दूसरे से बेहतर स्वभाव है। और क्या वह शहर है और क्या वह शहर जिसे तुम बसा रहे हो एक यूनानी शहर नहीं होगा? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा होना चाहिए। तो क्या नागरिक अच्छे और सभ्य नहीं होंगे? हाँ, बहुत सभ्य हैं। और क्या वे हेलास के प्रेमी नहीं होंगे और हेलास को अपनी ज़मीन नहीं समझेंगे और आम मंदिरों में हिस्सा नहीं लेंगे? जरूर। और उनके बीच जो मतभेद होगा उसे वे सिर्फ मनमुटाव मानेंगे। दोस्तों के बीच झगड़ा जिसे युद्ध नहीं कहा जा सकता, हरगिज़ नहीं। तो फिर वे ऐसे झगड़ेंगे जैसे वे लोग जो किसी दिन सुलह करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वे दोस्ताना सुधार करेंगे, लेकिन अपने विरोधियों को गुलाम नहीं बनाएंगे या ख़त्म नहीं करेंगे। वे सुधारक होंगे, दुश्मन नहीं। अभी तो। और क्योंकि वे खुद हेलेन हैं, इसलिए वे हेलास को तबाह नहीं करेंगे, न ही वे घर जलाएंगे और न ही कभी यह मानेंगे कि शहर की पूरी आबादी, आदमी, औरतें और बच्चे बराबर उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि युद्ध का दोष हमेशा कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है और बहुत से लोग उनके दोस्त हैं। और इन सब वजहों से वे अपनी ज़मीनें बर्बाद करने और अपने घर बनाने को तैयार नहीं होंगे। उस उनसे उनकी दुश्मनी तब तक रहेगी जब तक कई बेगुनाह लोग कुछ गुनहगारों को खुश करने के लिए मजबूर नहीं कर देते। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ कि हमारे नागरिकों को अपने हेलेनिक दुश्मनों के साथ इसी तरह से पेश आना चाहिए और बर्बर लोगों के साथ भी, जैसा कि अब हेलेनिक लोग एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। तो फिर हम अपने रखवालों के लिए यह भी कानून बना दें कि वे न तो हेलेनेस की ज़मीन को उजाड़े और न ही उनके घर जलाएं। सहमत। और हम इस बात से भी सहमत हो सकते हैं कि ये हमारे पिछले सभी कानूनों की तरह बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मुझे कहना होगा सुकरात कि अगर आपको इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाए तो आप उस दूसरे सवाल को पूरी तरह से भूल जाएंगे जिसे आपने इस चर्चा की शुरुआत में टाल दिया था। क्या चीज़ों का ऐसा ऐसा क्रम मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कैसे? क्योंकि मैं पूरी तरह तैयार हूँ कि जो प्लान आप बता रहे हैं, अगर वह मुमकिन हुआ तो वह देश के लिए हर तरह से अच्छा होगा। मैं यह भी जोड़ूंगा जो आपने छोड़ दिया है कि आपके नागरिक सबसे बहादुर योद्धा होंगे और कभी अपने लाइन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे सब एक दूसरे को जानेंगे और हर कोई दूसरे को पिता, भाई, बेटा कहेगा। और अगर आप मानते हैं कि औरतें उनकी सेनाओं में शामिल हो जाएं, चाहे वे एक ही लाइन में हो या पीछे, या तो दुश्मन के लिए डर पैदा करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर मदद के तौर पर, तो मुझे पता है कि वे तब पूरी तरह से अजय होंगे। और कई घरेलू फायदे भी हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है और जिन्हें मैं पूरी तरह मानता हूं। लेकिन जैसा कि मैं इन सभी फायदों को जितना चाहे उतने उतने और फायदों को मानता हूं, अगर अगर आपका यह देश बन जाए तो हमें उनके बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लें कि राज्य का अस्तित्व है, तो आइए अब हम संभावना और तरीकों का सावधानों पर सवाल आते हैं, बाकी को छोड़ दिया जा सकता है। मैंने कहा,
अगर मैं एक पल के लिए भी इधर उधर घूमता हूँ तुम तुरंत मुझ पर हमला कर देते हो और कोई रहम नहीं करते। मैं मुश्किल से पहली और दूसरी लहरों से बच पाया हूँ और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम अब मुझ पर तीसरी लहर ला रहे हो, और जो सबसे बड़ी और भारी है। जब तुम तीसरी लहर देख और सुन लोगे तो मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा ध्यान रखोगे और मानोगे कि इतने अनोखे प्रपोजल को लेकर थोड़ा ऑर्डर और हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है, जिसे मुझे अब बताना और जांचना है। उन्होंने कहा, इस तरह की जितनी ज़्यादा अपील करेंगे उतना ही ज़्यादा पक्का इरादा करेंगे कि आप हमें बताएं कि ऐसा राज्य कैसे मुमकिन है। बोलें कि वह वो बोलें और तुरंत बोलें। मैं आपको यह याद दिलाकर शुरू करना चाहता हूँ कि हम यहाँ तक न्याय और अन्याय की खोज में पहुँचे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ यह सही है, लेकिन इससे क्या? मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने उन्हें खोज लिया है तो क्या हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि एक नेक इंसान को पूरे न्याय से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, या क्या हम उसके अंदाजे से और दूसरे इंसानों की तुलना में उससे उसमें ज़्यादा न्याय होने से संतुष्ट हो सकते हैं? अंदाजा ही काफ़ी होगा। हमारे पूरे न्याय के नेचर और पूरी तरह से न्याय करने वाले के करेक्टर और अन्याय और पूरी तरह से अन्याय करने वाले के करेक्टर के बारे में पूछ रहे थे, ताकि हमारे पास एक आइडियल हो सके। हमें इन्हें देखना था कि ताकि हम अपनी खुशी और दुख का अंदाज़ा उनका स्टैंडर्ड और हम उनसे कितने मिलते जुलते हैं इसके आधार पर लगा सकें, लेकिन यह देखने के लिए नहीं कि वे सच में हो सकते हैं। उन्होंने कहा, सच है। क्या कोई पेंटर इसलिए बुरा होगा क्योंकि एक परफेक्ट खूबसूरत आदमी के आइडियल को बेहतरीन आर्ट से देखने के बाद भी वह यह नहीं दिखा पाया कि कोई कोई आदमी कभी हो भी सकता है, वह इससे बुरा नहीं होगा? तो क्या हम एक परफेक्ट स्टाइल का आइडियल नहीं बना रहे थे? सुनिश्चित होना। और क्या हमारी थ्योरी इसलिए भी खराब थ्योरी है क्या हमारी इसलिए भी खराब थ्योरी है क्योंकि हम यह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि किसी शहर को बताए गए तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, सच है, लेकिन अगर आपके कहने पर मुझे यह दिखाने की कोशिश करनी है कि किसे और किन हालातों में इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, तो मुझे आपसे यह ध्यान रखते हुए अपनी पिछली बातें दोहराने के लिए कहना होगा। क्या एडमिशन? मैं जानता हूँ कि क्या भाषा में आदर्श कभी पूरी तरह से साकार होते हैं, क्या तथ्य शब्द से ज़्यादा नहीं बताते, और क्या असलियत, चाहे कोई इंसान कुछ भी सोचे, हमेशा चीज़ों की प्रकृति में सच्चाई में कम नहीं होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मैं सहमत हूँ। तो फिर आपको इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि मैं यह साबित करूँ कि असली असली राज्य हर तरह से आदर्श में मेल खाएगा। अगर हम यह पता लगा पाते कि एक शहर को लगभग वैसा ही कैसे चलाया जा सकता है जैसा हमने सोचा था, तो आप मानेंगे कि हमने वह संभावना खोज ली है जिसका आप मांग रहे थे, और खुश हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि मैं खुश हो जाऊंगा, या आप नहीं? हाँ, मैं करूँगा। अब मैं यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि राज्यों में वह कौन सी गलती है जो उनके मौजूदा खराब मैनेजमेंट का कारण, और वह कौन सा छोटा सा बदलाव है जो किसी राज्य को उसके असली रूप में आने में मदद करेगा। और अगर हो सके तो बदलाव सिर्फ एक चीज़ का हो, या नहीं तो दो चीज़ों का। किसी भी हालत में बदलाव जितना हो सके कम और मामूली हो। उन्होंने जवाब दिया, जरूर। मैंने कहा, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक बदलाव किया जाए तो राज्य में सुधार हो सकता है, जो कि कोई मामूली या आसान काम नहीं है, फिर भी मुमकिन है। उसने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ जिसकी तुलना मैं सबसे बड़ी लहर से करता हूँ। फिर भी यह बात कही जाएगी कि भले ही लहर टूट जाए और मुझे हंसी हंसी और बेइज्जत में डुबा दो, और तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, आगे बढ़ना। मैंने कहा, जब तक फिलोसफर राजा नहीं बन जाते, या इस दुनिया के राजाओं और राजकुमारों में फिलोसफी की आत्मा और ताकत नहीं आ जाती, जब तक पॉलिटिकल महानता और समझदारी एक में नहीं मिल सकती, और जो आम लोग एक को छोड़कर दूसरे का पीछा करते हैं, उन्हें अलग खड़े होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक शहरों को अपनी बुराइयों से कभी आराम नहीं मिलेगा, और न ही इंसानियत को, जैसा कि मेरा मानना है। और तभी हमारे इस राज्य में जीवन की संभावना होगी और दिन का उजाला देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे ग्लूकोन, यह विचार था जिसे मैं कहना चाहता था। अगर यह बहुत ज़्यादा न लगता, क्योंकि यह मानना कि किसी और राज्य में प्राइवेट या पब्लिक खुशी नहीं हो सकती वाकई एक मुश्किल बात है। सुकरात, तुम्हारा मतलब क्या है? सुकरात, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो कि जो शब्द तुमने कहा उस पर बहुत सारे लोग और बहुत इज्जतदार लोग भी एक पल में अपना कोट उतार कर और अपने हाथों में आने वाला कोई भी हथियार लेकर तुम पर जोर जोर से दौड़ पड़ेंगे, इससे पहले कि तुम समझो कि तुम कहाँ हो, और भगवान जाने
क्या करने का इरादा रखते होंगे, और अगर तुम जवाब तैयार नहीं करोगे और खुद को हरकत में नहीं लाओगे तो तुम उनकी तेज बुद्धि में हार जाओगे, और इसमें कोई भी शक नहीं है। मैंने कहा तुम मुझे मुसीबत में डाल दिया है, और मैं बिल्कुल सही था, लेकिन मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अच्छी नीयत और अच्छी सलाह दे सकता हूँ, और और शायद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब किसी और से बेहतर दे सकूं, बस इतना ही। और अब ऐसा मदद होने पर तुम्हें उन लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो नहीं मानते कि तुम सही हो। मैंने कहा मुझे कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आप मुझे इतनी कीमती मदद दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर हमारे बचने का कोई चांस है तो हमें उन्हें यह समझाना होगा कि जब हम कहते हैं कि फिलोसोफर को स्टेट में राज करना है तो हमारा क्या मतलब है। तब हम अपना बचाव कर पाएंगे। यह कुछ ऐसे नेचर के लोग मिलेंगे जो उन्हें फिलोसफी पढ़नी चाहिए और राज्य में लीडर बनना चाहिए, और दूसरे लोग जो फिलोसोफर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जो लीडर बनने के बजाय फॉलोअर बनने के लिए बने फॉलोअर बनने के लिए बने हैं। अब एक परिभाषा के लिए उन्होंने कहा मैंने कहा मेरे पीछे आओ, और मुझे उम्मीद है कि मैं किसी न किसी तरह से तुम्हें संतोषजनक जवाब दे पाऊंगा। आगे बढ़ना। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि आपको याद होगा, और इसलिए मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि एक प्रेमी अगर वह इस नाम के लायक है तो उसे अपना प्यार उस चीज़ के किसी एक हिस्से से नहीं बल्कि पूरी चीज़ से दिखाना चाहिए जिससे वह प्यार करता है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी याददाश्त में आप मदद करें। मैंने कहा कोई और भी ठीक वैसा ही जवाब दे सकता है जैसा आप देते हैं, लेकिन आप जैसे मौज मस्ती करने वाले आदमी को पता होना चाहिए कि जो लोग जवानी के फूल में होते हैं वे किसी न किसी तरह अपने प्रेमी के दिल में एक दर्द या भावना जगाते हैं, और वह उन्हें अपने प्यार के लायक समझता है। क्या यह वही तरीका नहीं है जो आप सुंदरियों के साथ करते हैं? एक की नाक छोटी होती है, आप उसके प्यारे चेहरे की तारीफ करते हैं, दूसरे की नाक आप कहते हैं शाही दिखती है, जबकि जिसकी न तो छोटी और न ही नुकीली है उसमें रेगुलरिटी की ग्रेस होती है। सांवला चेहरा मर्दाना होता है, सुंदरियाँ देवताओं की संतान होती है। और जहाँ तक मीठे हनी पेल की बात है, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, वह क्या है सिवाय उस प्रेमी की बनाई हुई चीज़ के जो छोटे छोटे शब्दों में बात करता है, और जवानी के गाल पर पीलेपन आने से उसे कोई दिक्कत नहीं होती। संक्षेप में, ऐसा कोई बहाना नहीं है जो आप नहीं बनाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कहेंगे, ताकि जवानी के वसंत में खिलने वाले एक भी फूल को न खोना पड़े। अगर आप मुझे प्यार के मामलों में अथॉरिटी बनाते हैं तो बहस के लिए मैं मान जाता हूँ। और शराब के शौकीनों के बारे में तुम क्या कहते हो? क्या तुम उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखते कि वे किसी भी बहाने से शराब पीने के लिए तैयार रहते हैं? बहुत अच्छा। और यही बात है बड़े लोगों के लिए भी सच है। अगर वे आर्मी की कमांड नहीं कर सकते तो वे एक फाइल को कमांड करने को तैयार रहते हैं, और अगर उन्हें सच में बड़े और जरूरी लोग इज्जत नहीं देते तो वे छोटे और मतलबी लोगों से इज्जत पाकर खुश होते हैं। लेकिन किसी न किसी तरह का इज्जत है तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो किसी भी तरह की चीज़ चाहता है वह पूरी तरह की चीज़ चाहता है या सिर्फ उसका एक हिस्सा पूरा? और क्या हम दार्शनिक के बारे में यह नहीं कह सकते कि वह ज्ञान के सिर्फ एक हिस्से का नहीं बल्कि पूरी पूरी बुद्धि का प्रेमी है? हाँ, पूरी तरह से। और जो सीखने से नफरत करता है, खासकर जवानी में जब उसे सीखने की कोई ताकत नहीं होती। क्या यह तय करना कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, ऐसा इंसान को हम फिलोसोफर या ज्ञान का प्रेमी नहीं मानते। ठीक वैसे ही जो खाना खाने से मना करता है उसे भूख नहीं लगती, और कहा जा सकता है कि उसकी भूख खराब है, अच्छी नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। जबकि जिस तरह के ज्ञान का स्वाद आता है और जो सीखने के लिए उत्सुक रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे सही मायने में दार्शनिक कहा जा सकता है। क्या मैं सही नहीं हूँ? ग्लोकोन ने कहा, अगर जिज्ञासा किसी को फिलोसोफर बनाती है तो आप पाएंगे कि कई अजीब लोगों के नाम पर कोई टाइटल होगा। देखने समझने में के सभी शौकीनों को सीखने में मज़ा आता है, और इसलिए उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। शौकीन के म्यूज़िक के शौकीन भी फिलोसोफर के बीच अजीब तरह से बेमेल हैं, क्योंकि वे दुनिया के आखिरी लोग हैं जो किसी फिलोसफी जैसी चर्चा में आएंगे अगर वे मदद कर सकें, जबकि वे डायोनीसियानक
डायो डायोनीसियाक फेस्टिवल में ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने हर कोरस सुनने के लिए अपने कान खोल दिए हों। परफॉर्मेंस शहर में हो या गांव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे जहां होते हैं। अब क्या हम यह माने कि सभी और जिनकी पसंद एक जैसी है, साथ ही काफ़ी छोटी कलाओं के प्रोफेसर भी फिलोसोफर हैं? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, वे तो बस एक नकल हैं। उन्होंने कहा, तो फिर सच्चे दार्शनिक कौन है? मैंने कहा, जो लोग सत्य के दर्शन के प्रेमी। उन्होंने कहा, यह भी अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मतलब है। मैंने दूसरे से कहा, मुझे समझाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी बात मान लेंगे जो मैं कहने वाला हूँ। प्रस्ताव क्या है? क्योंकि सुंदरता बदसूरती के विपरीत है, तो वे दो हैं, निश्चित रूप से। तो जब वे दो हैं तो तो उनमें से हर एक एक है। फिर से सच है और सही और गलत, अच्छा और बुरा, और हर वर्ग दूसरे के बारे में भी यही बात लागू होती है। अकेले में उनमें से हर एक उनमें से हर एक एक है, लेकिन कामों और चीज़ों और एक दूसरे के साथ उनके अलग अलग मेल हैं। वे हर तरह की रोशनी में दिखते हैं और कई दिखते हैं। बिल्कुल सच। और यही वह अंतर है जो मैं नज़ारे पसंद करने वाले, कला पसंद करने वाले प्रैक्टिकल क्लास और उनके बीच के लोगों उन लोगों के बीच करता हूँ जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो अकेले ही इसके लायक हैं। दार्शनिकों का नाम। उन्होंने कहा, आप उनमें कैसे अंतर कैसे करते हैं? मैंने जवाब दिया, आवाज़ों और नज़ारों के शौकीन, जैसा मैं समझता हूँ। अच्छे टोन, रंग, रूप और उनसे बनी सभी आर्टिफिशियल चीज़ों के शौकीन होते हैं, लेकिन उनका मन पूरी सुंदरता को देखने या उसे प्यार करने के काबिल नहीं होता। उन्होंने जवाब दिया, हाँ सही है, बहुत कम लोग हैं जो इसे देख पाते हैं। बिल्कुल सच। और जिसे सुंदर चीज़ों का एहसास होने पर भी पूरी सुंदरता का एहसास नहीं होता, या जिससे कोई और उसे सुंदरता के ज्ञान तक ले जाए तो भी वह उसे समझ नहीं पाता, ऐसे इंसान से मैं पूछता हूँ, क्या वह जागा हुआ है या सिर्फ सपने में है? सोचिए, क्या सपना देखने वाला सोते हुए या जागते हुए वह नहीं है जो अलग अलग चीज़ों की तुलना करता है और जो असली चीज़ की जगह कॉपी रखता है? मैं पक्का कहूँगा कि कोई ऐसा सपना देख रहा था, लेकिन दूसरे का मामला दूसरे का मामला लें तो पूरी सुंदरता के होने को पहचानता है और विचार को उन चीज़ों से अलग कर पाता है। तो जो विचार में हिस्सा लेती हैं, न तो चीज़ों को विचार की जगह विचार की जगह रखता है और न ही विचार को चीज़ों की जगह रखता है। क्या वह सपना देखने वाला या जागा हुआ है? वह पूरी तरह जागा हुआ है। और क्या हम यह नहीं कह सकते कि जो जानता है उसके मन में जान है और जो सिर्फ राय देता है उसके मन में राय है? निश्चित रूप से। लेकिन मान लीजिए कि वह हमसे झगड़ा करे और हमारी बात पर सवाल उठाए, तो क्या हम उसे कोई सुकून देने वाली बात या सलाह दे सकते हैं बिना यह बताए कि उसके दिमाग में बहुत गड़बड़ है? उन्होंने जवाब दिया, हम उसे जरूर कुछ अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो फिर आइए हम उससे कुछ कहने के बारे में सोचें। क्या हम उससे यह भरोसा दिलाकर शुरू करें कि उसके पास जो भी ज्ञान है उसका स्वागत है और उसके पास जो ज्ञान है उससे हम खुश हैं? लेकिन हम उससे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या जिसके पास ज्ञान है वह कुछ जानता है या कुछ नहीं? आपको उसके लिए जवाब देना होगा। मैं जवाब देता हूँ कि वह कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो है या नहीं है, कुछ ऐसा जो है, क्योंकि जो है ही नहीं उसे कैसे जाना जा सकता है? और क्या इस मामले को कई नज़रियों से देखने के बाद हमें यकीन है कि जो कोई चीज़ है वह पूरी तरह से जानी जा सकती है, लेकिन जो पूरी तरह से नहीं है वह पूरी तरह से अनजान है? इससे ज़्यादा पक्का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ की है कि वह हो और न हो, तो क्या वह प्योर बीइंग और बीइंग के एब्सोल्यूट नेगेशन के बीच में कोई जगह लेगी? हाँ, उनके बीच में। और जैसे ज्ञान होने से मेल खाता हो और जरूर अज्ञान न होने से, तो होने और न होने के बीच के उस बीच के लिए अज्ञान और ज्ञान के बीच एक बीच का रास्ता खोजना होगा। अगर ऐसा कोई हो, निश्चित रूप से। क्या हम राय के अस्तित्व को मानते हैं? निश्चित रूप से। क्या क्या यह ज्ञान के सामान क्या यह ज्ञान के समान है या किसी और चीज़ के समान है? एक और फैकल्टी, तो क्या राय और ज्ञान का संबंध अलग अलग तरह की बातों से है जो इस काबिलियत के अंतर से जुड़ी हैं? हाँ। और ज्ञान होने से जुड़ा है और होने से जानता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक हिस्सा करूंगा। कौन सा डिवीजन? मैं अपनी काबिलियत को एक क्लास में रखकर शुरू करूंगा।
वे हम में और बाकी सभी चीज़ों में वो ताकत है जिनके बारे में जिनसे हम जो करते हैं। उदाहरण के लिए देखने और सुनने को मैं काबिलियत कहूँगा, या मैंने साफ साफ बताया है कि मेरा मतलब किस क्लास से है। हाँ, मैं काफ़ी समझता हूँ। तो फिर मैं आपको उनके बारे में अपना नज़रिया बताता हूँ। मैं उन्हें देखता और इसलिए आकार, रंग वगैरह की जो फ़र्क मुझे इन कुछ चीज़ों के समझने कुछ चीज़ों के फ़र्क समझने में मदद करते हैं, वे उन पर लागू नहीं होते। किसी काबिलियत के बारे में बात करते समय में सिर्फ उसके दायरे और उसके नतीजों के बारे में सोचता हूँ। जिसका दायरा और नतीजा एक जैसा हो उसे मैं वही काबिलियत कहता हूँ, लेकिन जिसका दायरा और नतीजा दूसरा हो उसे मैं अलग कहता हूँ। यह आपके बोलने का सही तरीका है। हाँ, और क्या आप आप एक और सवाल का जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे कि जान एक काबिलियत है, या इससे किसी क्लास में रखेंगे? ज ज़रूर, जान एक काबिलियत है और सभी काबिलियतों में सबसे ताकतवर है। और क्या राय भी एक फैकल्टी है? उन्होंने कहा, ज़रूर, क्योंकि राय वह है जिससे हम कोई राय बना पाते हैं। और फिर भी आप कुछ समय पहले यह मान रहे थे कि जान और राय एक ही बात नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा, कोई भी समझदार इंसान कभी भी उस चीज़ की पहचान कैसे कर सकता जो गलती नहीं करती और जो गलत है? मैंने कहा, यह एक बहुत बढ़िया जवाब है, जिससे यह साबित होता है कि हम उसके बीच के अंतर को लेकर पूरी तरह से सचेत हैं। हाँ, तो फिर ज्ञान और राय की अलग-अलग ताकतें होने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग दायरे या विशेष वस्तुएं भी होती हैं। यह तो पक्का है। होना ज्ञान का क्षेत्र या विषय वस्तु है, और ज्ञान का मतलब है को जानना होने के स्वभाव को जानना। हाँ, और राय का मतलब राय रखना है। हाँ, और क्या हम जानते हैं कि हम क्या राय देते हैं, या राय का विषय ज्ञान के विषय में के समान ही है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, यह बात पहले ही गलत साबित हो चुकी है। और अगर काबिलियत में अंतर का मतलब है दायरे या सब्जेक्ट मैटर में अंतर, और अगर ऐसा है कि हम कह रहे थे राय और ज्ञान अलग अलग काबिलियत है, तो ज्ञान और राय का दायरा एक जैसा नहीं हो सकता। तो अगर होना ज्ञान का विषय है तो कोई और चीज़ राय का विषय होनी चाहिए। हाँ, कुछ और। तो फिर क्या न होना ही राय का विषय है, या यूं कहें कि न होने के बारे में कोई राय कैसे हो सकती है? सोचिए, जब किसी इंसान की कोई राय होती है तो क्या उसकी किसी चीज़ के बारे में कोई राय नहीं होती? क्या उसकी कोई ऐसी राय हो सकती है जो किसी चीज़ के बारे में राय न हो? असंभव। जिसकी कोई राय है, क्या उसकी राय किसी एक चीज़ के बारे में है? हाँ। और न होना किसी एक चीज़ नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि सही मायने में कहें तो कुछ भी नहीं है। सत्य न होने का मतलब है अज्ञानता। न होने का मतलब है अज्ञानता को जरूरी संबंध माना गया है। होने का मतलब है ज्ञान। उन्होंने कहा, सच है। तो फिर राय का संबंध न तो होने से है, और न होने से, दोनों में से किसी से नहीं। और इसलिए न तो अज्ञान हो सकता है और न ही ज्ञान हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह सच है, लेकिन क्या इन दोनों के बाहर बाहर और परे, ज्ञान से ज़्यादा साफ तौर पर अज्ञान से ज़्यादा अंधेरे में ढूंढी जानी चाहिए? दोनों में से कोई नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि यह राय आपको ज्ञान से ज़्यादा गहरी लेकिन अज्ञान से ज़्यादा हल्की लगती है। दोनों, और कोई कम हद तक नहीं, और उनके भीतर और बीच में रहना है। हाँ। तो फिर आप यह अंदाज़ा लगाएंगे कि राय बीच की है, कोई सवाल नहीं। लेकिन क्या हम पहले यह नहीं कह रहे थे कि अगर कोई चीज़ एक ही समय में ऐसी दिखती है जो है भी और नहीं भी है, तो वह चीज़ भी प्योर बीइंग है? बीइंग और एब्सोल्यूट न नॉन बीइंग के बीच के गैप में ही दिखाई देगी, और वह मिलती जुलती काबिलियत न तो नॉलेज है और न है इग्नोरेंस, बल्कि वह उनके बीच के गैप से में मिलेगी। सत्य है। और उस बीच अब कुछ ऐसा पता चलता है जिसे हम कह सकते हैं वहाँ से फिर जो चीज़ें खोजी जानी बाकी हैं, वह वह चीज़ है जिसे होने और न होने का स्वभाव बराबर होता है, और जिसे सही मायने में शुद्ध और सरल नहीं कहा जा सकता। इस अनजान शब्द को जब खोजा जाएगा तो हम सही मायने में राय का विषय कह सकते हैं, और हर
एक को उसकी काबिलियत बता सकते हैं, हद को हद की काबिलियत और औसत को औसत की काबिलियत। सत्य यह बात मानते हुए मैं उस आदमी से पूछूंगा जो यह मानता है कि सुंदरता का कोई पक्का या बदला हुआ विचार नहीं है, जिसके हिसाब से सुंदरता कई लहरों की होती है। वह, मैं कहता हूँ, आपके खूबसूरत नज़ारों का प्रेमी, जिसे यह सुनना बर्दाश्त नहीं होगा कि एक सुंदर है और एक है और सही एक है, या कोई भी चीज़ है, उससे मैं यह कहकर अपील करूंगा, सर क्या आप इतनी मेहरबानी करेंगे कि हमें बताएं कि इन सभी खूबसूरत चीज़ों में से क्या कोई ऐसी होगी जो बदसूरत नहीं लगेगी, या सही में से कोई ऐसी चीज़ है जो गलत नहीं लगेगी, या पवित्र में से कोई ऐसी चीज़ है जो अब अपवित्र कभी नहीं होगी। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, सुंदर चीज़ें किसी न किसी नज़रिए से बदसूरत ही मानी जाएंगी, और यही बात बाकी चीज़ों पर भी लागू होती है। और क्या ये बहुत से जो डबल हैं वे आधे भी नहीं हो सकते। डबल यानी एक चीज़ और दूसरी चीज़ के आधे, काफ़ी सच। और बड़ी और छोटी, भारी और हल्की चीज़ों को, जैसे कि उन्हें कहा जाता है, उनसे इनसे उतना ही पहचाना जाएगा जितना उल्टे नामों से सच है। ये दोनों और इनके उल्टे नाम हमेशा इन सभी से सभी के साथ जुड़े रहेंगे। तो क्या उन चीज़ों में से किसी एक को उनके खास नाम से पुकारा जा सकता है, या यह कहा जा सकता है कि वह यह कहा जा सकता है कि वह यह है, न कि यह नहीं। उसने जवाब दिया, वे दावतों में पूछे जाने वाली मज़ेदार पहेलियों या बच्चों की पहेली की तरह हैं कि हिजड़े ने चमगादड़ पर निशाना लगाया, उसने उसे क्या मारा। जैसा कि पहेली में कहा गया था, चमगादड़ किसर बेटा था। जिन अलग अलग चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वे भी एक पहेली हैं, और उनका दोहरा मतलब है। न तो आप उन्हें अपने मन में रख सकते, और न तो होने के तौर पर, और न ही न होने के तौर पर, या दोनों के तौर पर, या उन दोनों में से किसी के तौर पर भी नहीं। तो फिर तुम उनका क्या करोगे? मैंने कहा, क्या उनके पास होने और न होने के बीच से बेहतर कोई और जगह हो सकती है, क्योंकि वे साफ तौर पर न होने से ज़्यादा अंधेर या नकार में नहीं है, या होने से ज़्यादा रोशनी और वजूद से भरे नहीं हैं। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सच है। तो फिर हमें लगता है कि यह पता चल गया है कि सुंदरता और बाकी चीज़ों के बारे में जो बहुत सारे विचार लोग रखते हैं, वे किसी ऐसे क्षेत्र के इधर उधर घूम रहे हैं जो शुद्ध होने और शुद्ध न होने के बीच का है। हमारे पास है। हाँ। हाँ। हम हाँ, और हम पहले इस बात पर सहमत हो गए थे कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो हमें मिले उसे राय का मामला बताया जाए, न कि ज्ञान का। यह बीच का बहाव है जिसे बीच की क्षमता पकड़ लेती है और रोक लेती है, काफ़ी सच। तो जो लोग बहुत सी चीज़ें सुंदर देखते हैं और फिर भी न तो पूरी तरह से सुंदरता देखते हैं और न ही किसी गाइड को फॉलो कर सकते हैं, तो उस तरफ जाने का रास्ता दिखाता है जो बहुत सी चीज़ों को सही दिखाते हैं और पूरे न्याय नहीं है। और इसी तरह की चीज़ें ऐसे लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास राय तो है लेकिन ज्ञान नहीं। यह तो पक्का है, लेकिन जो लोग परम शाश्वत और अपरिवर्तनीय को देखते हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे जानते हैं और सिर्फ राय नहीं रखते। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, एक जान की चीज़ों को पसंद करते हैं और अपनाते हैं दूसरी राय वाली चीज़ों को। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि आपको याद होगा, बाद वाले वही हैं जो मीठी आवाज़ें सुनते थे और गोरे रंगों को देखते थे लेकिन पूरी सुंदरता को बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ, मुझे याद है। तो क्या हम उन्हें ज्ञान के प्रेमी के बजाय बजाय राय के प्रेमी कहकर कोई गलत काम करेंगे? और क्या वे इस तरह से उनका वर्णन करने पर हमसे बहुत नाराज़ होंगे? मैं उनसे कहूँगा कि गुस्सा न करें। किसी भी इंसान को सच पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग हर चीज़ में सच्चाई से प्यार करते हैं उन्हें ज्ञान का प्रेमी कहा जाना चाहिए, राय का नहीं। यकीनन।